फैसले मेरिट पर होंगे। कौम के मफाद को अजीज रखा जाएगा। रिवायत से हटकर काम करना होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में इमरान खान को वजीर आजम नामजद करने की तौसीक भी कर दी गई। इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी में 2 टोक मौक़िफ़ सुनाया। फैसले मेरिट और कौम के मफाद में होंगे। कप्तान ने खबरदार किया कि रिवायती तर्ज अपनाया तो हम भी अवाम के गज़ब का निशाना बन जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। पीटीआई का इख्तिदार चैलेंजेस से भरपूर है। अवाम रिवायती तर्ज सियासत और हुकूमत की उम्मीद नहीं रखते। कप्तान ने कहा कि आज अखलाकी तौर पर कमजोर तरीन हिस्ब इख्तिलाफ का सामना है। आज अल्लाह ने आपको अखलाकी बरतरी दी है। आपने अवाम के पैसे को अल्लाह की अमानत समझना है। कौम का पैसा बचाना है ताकि अवाम की फलाह पर खर्च किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। सवाल है हुकूमत का और मैं हूं आपका मेजबान अली आबिद। नाज़रीन, इंतखाबात की इनिंग्स तो मुकम्मल हो चुकी है। क्वालिफाई करने वाली टीम तहरीक इंसाफ अब बड़ा मैच खेलने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि फाइनल राउंड तक कामयाबी उन्हीं की हो। और इमरान खान को भी वजारत उज़्मा के लिए आज नामजद कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। साथ ही साथ अपोजिशन भी तहरीक इंसाफ को अब टफ टाइम देने के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर चुकी है। और नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया गया है, जो मजबूती तौर पर पूरे अपोजिशन इत्तेहाद के वजीर आजम होंगे। और केपीके पंजाब और बलूचिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन वाज़ेह है, हुकूमत में हर सूरत है वो। लेकिन सिंध की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ से तो पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता नैब और FIA की जानिब से पीपल्स पार्टी के गिर्द शिकंजा कसे जाने के बाई सूरत हाल अब हम देख रहे हैं कि नया रुख ही इख्तियार करती जा रही है। तो ये सियासी मैच एक तरफ, लेकिन बाउंड्री के बाहर बैठे अवाम की अगर बात करें तो उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान से कई उम्मीदें जोड़ ली हैं। तो अब ये उम्मीदें कितनी बारावर साबित होंगी, पूरी होंगी, और सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क को कहां ले जा रही है, इसी पर ही हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ है हमारे, वो मौजूद होंगे, जबकि लाहौर में अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे, पेशावर से फरजाना अली हमारे साथ मौजूद होंगी, जबकि कोयटा से मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, और अब से थोड़ी देर बाद कराची से हमें रफत सईद भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूंगा। और चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में यह सवाल अर्ज करना है, ये वादे तो बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, तब्दीली लेकर आ जाऊंगा, सेहत की सूरत हाल अच्छी हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन ये बताइएगा 70 साल से जो हुक्मरान आते हैं दावे जरूर करते हैं, लेकिन वो दावे जो है वो दावे ही रह जाते हैं। खान साहब ने आज जो कुछ बातें कही हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो उस पर अमल कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कितने फीसद कर पाएंगे? आपका तज़किया क्या कहता है? देखिए, ये तो लगता है कि अमल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कितने फीसद करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि हमने जितने माजी के हुक्मरानों की तकरीरें सुनी हैं, जब भी वो ओथ लेते हैं या जब भी नामजद होते हैं अपनी पार्टी की जानिब से, तो आलमोस्ट यही वादे करते हैं। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएँ, 1997 में जब नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिली, तो उन्होंने भी बड़े ऑस्टेरिटी मेजर लिए थे। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट की जो MNS की प्लेटें थी वो ख़त्म कर दी थी। उन्होंने जो सरकारी दफातर में एयर कंडीशन चलते थे वो बंद करा दिए थे, और बहुत सादगी इख्तियार करने की बातें की थी। लेकिन कुछ अरसे बाद वो सारी चीज़ें जो हैं वो हवा हो जाती हैं। इसी तरह नवाज शरीफ जब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि वो CM हाउस और PM हाउस जो है उसमें मुंतकिल नहीं होंगे। ये दूसरा कि नवाज शरीफ जो थे वो भी तनख्वाह नहीं लेते थे सरकारी खजाने से। शायद खाकान अब्बासी भी 10 महीने रहे हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं गए थे। लेकिन बुनियादी इशूज़ ये नहीं है। ये मेरे ख्याल में, मेरी हम्बल राय में, बहुत छोटे छोटे कॉस्मेटिक स्टेप्स हैं जिससे थोड़ी बहुत कोई नफसियाती फिजा बेहतर होती है। बुनियादी चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान की हमारे रेवेन्यूज़ कितने हैं, हमारे अखराजात कितने हैं, पाकिस्तान पर कर्ज कितना है, और पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस कितनी है। उस स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान ने, हमारे मुल्क ने अपने अवाम के लिए बेहतरी की कोशिशें करनी होती हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में माशी माहिरीन जानते हैं कि शायद 8 या 10 लाख अफराद ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, बाकी अफराद जो है टैक्स नहीं देते। 20-21 करोड़ की आबादी है, उसमें से टैक्स देंदगान की तादाद अगर 10 करोड़ हो तो वो ये भी कहा जाता है चौधरी साहब, हमारी यहाँ ज़कात ज़्यादा दी जाती है, टैक्स कम दिया जाता है। जी, वही बात दुरुस्त कह रही हैं आपके। हमारे यहाँ फिलंथ्रॉपी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ लोग खैरात, अतियात, सदका ज़्यादा देते हैं, लेकिन टैक्स की जो वॉल्यूम बहुत कम है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान को, कोई भी हुक्मरान आए, हमें अपनी चादर देकर पाँव फैलाने की आदत सीखना होगी। जो हुक्मरान ये सीख लेगा
कि पाकिस्तान जो है गैर ज़रूरी खर्चात का मतहम्मल नहीं हो सकता, पाकिस्तान बड़े बड़े लेविश जो है दौरों का मतहम्मल नहीं हो सकता, पाकिस्तान जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मतहम्मल नहीं हो सकता। हमें थोड़ा थोड़ा करके सीढ़ी जीना बजीना आगे बढ़ना होगा। जब हम जीना बजीना आगे बढ़ेंगे शायद पाकिस्तान जो है एक दिन आगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जीना बजीना में आगे बढ़ना होगा और ना होगा और इसी तरीके से पाकिस्तान आगे जा सकता है। अनवार, अब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके के इक़दामात का ऐलान कर रहे हैं इमरान खान साहब और तारिक चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेन चीज़ ये है कि मईशत को बेहतर करना है, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, लेकिन अब वो छोटी काबीना की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ना लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पंजाब से, खासतौर पर जुनूबी पंजाब से जो इलेक्टिव्स उनके साथ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है इमरान खान की ये पॉलिसी क्या वो अपना पाएंगे? देखिए, बज़ाहिर जो शो करने के लिए जो सादगी इख्तियार करेंगे या खर्चात में कमी करेंगे, वो तो मुझे लगता है कि वो कुछ न कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ मिसाल कायम करने के लिए तो ज़ियाउल हक भी साइकिल पे आया करते थे और उसके बाद 15 दिन तक उनके बाकी दोस्त अहबाब भी साइकिल पे ऑफिस आया करते थे, लेकिन उसके बाद ना वो साइकिल रही और ना वो सादगी रही। तो इमरान खान के पास मसला ये है कि वो इलेक्शन से पहले कोई ऐसी मिसाल सेट नहीं कर पाए, क्योंकि महंगा तरीन इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, अखराजात जो है बेपनाह किए हैं। उसके बाद अगर आप तैयारे पे आज़ाद अरकान को लेके आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं अपनी मर्जी से आए, तो यहाँ भी सादगी नहीं झलकती। और उसके बाद अगर जहांगीर तरीन और कुछ लोग कहें कि मेरी मर्जी का वज़ीर आला बनाए और वही बनेगा, तो फिर भी मुझे सादगी और मेरिट नज़र नहीं आता। लेकिन यकीनन जैसे वो बड़ी बड़ी ऑफिस ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, गवर्नर हाउसेस ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो उस हद तक तो फौरी तौर पर मुझे लगता है कि वो करेंगे ताकि इब्तदाई तौर पर लोगों को कुछ नज़र आए। वरना जो मईशत वाला इशू है वो सबके सामने है कि वो किस तरह मेंटेन कर पाएंगे। अगर टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे और अगर तनख्वाहें लोगों की ऐसी की ऐसी रहेंगी, डेली वेजेस ऐसे ही रहेगा और वो अगले 5 साल तक का वादा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है उस तरह फिर कबूल नहीं करेंगे चंद महीने के बाद। तो बहरहाल तो इमरान खान ने भी इस खदशे का इज़हार किया है कि अगर हमने आवाम की उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो फिर हमारे लिए मसला होगा। फरजाना, आपकी तरफ आऊंगा। अब ये जो इक़दामात की बात हो रही है कि वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहा जाएगा, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, अगर तख्ते लाहौर मिल जाता है तो सीएम हाउस हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो 5 साल तो केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट रही। जरा आप बताएं कि वो सीएम हाउस क्यों आवाम के लिए नहीं खोला गया, वो वहां पर सादगी कैसी रही, आपकी क्या देखने में आई, मुशाहिदे में क्या था? देखें, यहाँ पे भी जब हुकूमत शुरू में आई थी तो खान साहब ने इसी तरह की बातें की थी, वज़ीर आला हाउस के बारे में भी, गवर्नर हाउस के बारे में भी। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि किला बाला हिसार पर वो फूड स्ट्रीट बनाएंगे। लेकिन आपको पता है कि किला बाला हिसार इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, वो मुमकिन नहीं था। पता नहीं उन्होंने वो बात क्यों कर दी। उसके साथ साथ गवर्नर हाउस चूँकि आपको पता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर नहीं होता, तो वो भी मुमकिन नहीं था। जहाँ तक सीएम हाउस की बात है तो सीएम पहले कुछ अरसा किराए के घर में रहे थे हयाताबाद में, लेकिन बाद में वहाँ पे एक बम मिला था उनके घर के पास जब वो आ रहे थे तो रास्ते में। तो उस वक्त सिक्योरिटी ने उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है यहाँ से रोज़ाना आपका आना जाना मुनासिब नहीं है, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो वो पीछे जो इनेक्सी थी उसमें शिफ्ट हो गए, लेकिन वज़ीर आला हाउस जो है दूसरे तमाम कामों के लिए इस्तेमाल होता रहा, बल्कि जो पार्टी मीटिंग्स होती थी उसके लिए भी इस्तेमाल होता रहा। अब बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो लोगों को एक मिसाल कायम करनी होती है उसके लिए खान साहब ने कही और अब वो मिसाल कायम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं खान साहब से भी मेरी यही एक यकीनन हम सब की एक रिक्वेस्ट है कि ख्वाब उतने दिखाएं जिसको कि पूरा कर सकें, क्योंकि अली आबिद आपको नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नौजवान नस्ल है वो खान साहब की दीवानी है और वो इन ख्वाबों की ताबीर चाहती है। वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान यही वजह है कि एक बार फिर केपीके की आवाम ने उनको मैंडेट दिया है और इस दफा तो उनको जो है वो मेजॉरिटी भी दी है कि वो बासानी हुकूमत बनाए और केपीके के अवाम के जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जाए। बहरहाल आपकी तरफ एक बार फिर आऊंगा, मुझे की तरफ चलते हैं। एक बात अच्छा जी, जल्दी से एक बात मैं कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा पाकिस्तान की आवाम खैरात वगैरह देते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते और जन्नत के लिए ज़ाहिर है ये सारे कुछ करते हैं। तो हमें इस पाकिस्तान को जन्नत बनाना है, तो उसके लिए यकीनन जो बातें हमने कही हैं उसको उसका अमली नमूना अब हमने पेश करना है, जिसकी पहली मिसाल खान साहब मेरे ख्याल में कायम करने जा रहे हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में नैब में हाजिर होकर
ठीक है मुजीब भाई, अब आपकी तरफ आना चाहेंगे। चूंकि बलूचिस्तान में पीटीआई पहली दफा हुकूमत बनाने के काबिल हो गई है, मतलब इत्तेहादी हुकूमत होगी, गो कि उसका वजीर आला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ होगी। तो खान साहब जिस तरीके से सादगी की बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में ये एप्लीकेबल है? क्योंकि वहां तो सरदारों की हुकूमत है, वहां पर जो है जिन लोगों की हुकूमत है। माजी में तो हमने एक ऐसी भी असेंबली देखी कि 65 का ऐवान था, 59 वजीर थे, उसके अलावा एक स्पीकर हो गया, फिर डिप्टी स्पीकर हो गए, फकत एक शख्स था उस पूरी असेंबली में जो अपोजिशन में था, बाकी सब जो है वो वजीर और सफीर थे। जी अली, बिल्कुल हम भी ख्वाहिशमंद हैं कि जो इमरान खान की सोच है वो यहाँ अप्लाई हो, सादगी हो, और वो जो हम माजी में देखते हैं वैसा ना हो। जाम कमाल ने अक्सरियत हासिल की उनकी पार्टी ने, उसके बाद उन्होंने कोशिशें शुरू की, पहले छोटी पार्टियों से राब्ते किए, फिर आज़ाद अरकान को साथ में लाया, फिर पीटीआई साथ आ गई, तो अक्सरियत बराबर हो गई थी। हमें लगा कि अब आराम से हुकूमत बन जाएगी। लेकिन बलूचिस्तान का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है, 2 रोज़ से कुछ अजीब सा होने जा रहा है बलूचिस्तान में। और अगर यही सूरत हाल रही तो ये फिर 2013 की असेंबली होगी जिसमें शायद 1 या 2 अरकान ही अपोजिशन में रह जाएंगे, क्योंकि जाम कमाल साहब ने गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा मजलिस अमल से भी राब्ता किया है, तो बलूचिस्तान यानी कि नया नहीं होगा, किया है, उनको नया नहीं होगा वहां पे, फिर उनको भी दावत दे दी। अब अगर ये भी हुकूमत में शामिल हो जाएं तो मजमूई अरकान जो हुकूमत में होंगे उनकी तादाद 63 के करीब हो जाएगी। एक मुस्लिम लीग नून, एक पश्तूनख्वा मैप का रुकन है, वो ही बाहर रह जाएंगे, बाकी ऐसा कोई नहीं लग रहा। वो रिकॉर्ड तो नहीं टूटेगा ना कि एक ही शख्स ऑपोजिशन में था। नहीं, वो तो बहरहाल नहीं टूटेगा, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद थोड़ा सा मसला जाम कमाल के लिए है कि वो अपने वजीरों की तादाद 12 से ज्यादा नहीं कर सकते। 3 वो मुशीर रखेंगे, अब ये 15 होंगे। बाकी उन्होंने जो खाते पूरे करने हैं वो करने हैं, उन्होंने मावने खसूसी और इस तरह के लोग रखे। अब उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो ये आ रहा है उनकी पार्टी से, इत्तेहादियों की जानिब से, कि जो लोग या तो इलेक्ट नहीं हो सके या इलेक्शन नहीं लड़ा है उनको वो अपना मुशीर रखें, गैर मुंतखब लोगों को मुशीर और मावन खसूसी मुकर्रर करें। ये प्रेशर भी उन पर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद उनके इत्तेहादियों ने कहा है कि अगर वो किसी को गैर मुंतखब मुशीर या मावन खसूसी रखेंगे तो उनको हर इत्तेहादी की तरफ से भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इस सूरत में तो बलूचिस्तान उसी 2013 के माहौल में चला जाएगा जहां पे एक वज़रा, मुशीर और सबकी एक फौज जफरमौत चल रही थी। ठीक है, चलें अगर इजाजत है तो एक छोटी सी बात जल्दी से बात करें, ब्रेक अनाउंस करना है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ आमतौर पर प्रोटोकॉल को और सिक्योरिटी को गड़बड़ कर दिया जाता है। पाकिस्तान 9/11 के बाद जिस तरह के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से गुजर रहा है, हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे VVIPs, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सदर जो हैं वो किसी नागानी खतरे का निशाना बन जाए। लिहाजा जज्बाती बात की बजाय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, इमरान खान साहब या कोई भी हो, उनको सिक्योरिटी मेजर जरूर लेने चाहिए। जहाँ तक प्रोटोकॉल का ताल्लुक है तो प्रोटोकॉल जो है वो उन SOPs का नाम होता है जो कि रियासत ने तय किए होते हैं अपने VVIPs के लिए कि गैर मुल्की हुक्मरान आएंगे तो उनका कैसे इस्तकबाल किया जाएगा, हमारे हुक्मरान जब जाएंगे तो उनका कैसे इस्तकबाल होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें अवाम को गाइड करना चाहिए कि सिक्योरिटी और चीज़ है और प्रोटोकॉल और चीज़ है। ठीक है, चलें यहाँ पर अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल इस पर तो हमारी बात हुई है। अभी आपको ये भी बताएं कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का एक अहम इजलास कल पेशावर में होने को जा रहा है और CM KPK कौन होगा इसका फैसला कल होना है। तो हम चलेंगे, हम अपनी ब्यूरो चीफ फरजाना अली की जाने। फरजाना, ये बताइएगा, अमूमी तौर पर तो पेशावर में जो है वो एक दिन पहले ही चांद देख लिया जाता है, एक दिन पहले ही रोज़ा रख लिया जाता है, एक दिन पहले ही ईद मना ली जाती है। तो CM का ऐलान सबसे पहले KPK में ही होगा, कल पक्का है? वज़ीर ऐलान करेंगे इमरान खान के कौन होगा CM KPK? जी बिल्कुल अली, उम्मीद तो यही की जा रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इनको भारी अक्सरियत हासिल थी और इसमें कोई किसी पार्टी की ना उन्हें ज़रूरत थी और ना ही कोई ऐसा मुश्किल मरहला था जिसको उन्होंने तय करना हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि वफाक में और पंजाब के जो मसाइल थे वो भी उन्हें देखने थे, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो हो रही थी। मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में भी हमने इसका जिक्र किया, कई नाम आए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से और एक लंबी लिस्ट 10 लोगों के नाम तकरीबन आते रहे जाते रहे।
परवेज खटक साहब से लेकर आज जो बात आके ठहरी है वो सवात के इलाके से ताल्लुक रखने वाले मट्टा के महमूद खान है, उन पे आके बात रुकी हुई है। और कहा यह जा रहा है, जराए ये कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब ने खान साहब को एक लिस्ट दी है और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का नाम है और वो महमूद खान साहब हैं, और उसके बाद बाकी सारे नाम हैं। अब आपको पता है कि जरा इससे पहले भी कुछ नए फेसेस भी आएंगे फरजाना। मैं यही बात आपको बताने जा रही हूँ कि जराए ने जो बात बताई है बनीगाला के, उसमें यही कहा जा रहा है कि पूरी बात जो है वो तय हो चुकी है, उसमें काबीना भी है, स्पीकर भी है, डिप्टी स्पीकर, सीएम, सारा कुछ तय हो चुका है। लेकिन अभी भी इसको जो है वो थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखा जा रहा है। मेन मसला जो है वही परवेज खटक साहब का है कि उनको वो खुद उम्मीदवार थे इसके और ख्वाहिशमंद भी थे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया उनको लगा कि मुझे इसे अंजाम को पहुंचाना है। लेकिन आपको ये भी पता है कि उनको खान साहब को उनकी जरूरत थी वफाक में, तो वो वहां चले गए। और अब लोग ये कह रहे हैं आपस में, और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे एमपीएज हैं उनसे भी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अभी भी खान साहब पर परवेज खटक साहब का जादू पूरी तरह से छाया हुआ है और वो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अब उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि पहले जो नाम हम दोहराते रहे हैं वो मुश्किल ही है कि इस दफा परवेज खटक जलवतों में सीएम केपी के नहीं होंगे बल्कि खलवतों में सीएम केपी के होंगे। पॉलिसी उन्हीं की चलेगी, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, लग यही रहा है। चले मजीद भी आपसे बात करते हैं, अनवार हाशमी की तरफ चलते हैं। अनवार, ये बताइएगा, तख्ते लौर अगर पीटीआई के हिस्से में आती है सीएमशिप पंजाब की तो फिर कौन होंगे? क्योंकि मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं। अलीम खान काफी जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहे थे, मीडिया से शाकी जरूर थे क्योंकि उन्हीं का नाम ज्यादा सामने आ रहा था कि वही पंजाब के जो है वो सीएम होंगे अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के काबिल होती है। तो कुछ अभी तक नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज किए जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नहीं किए जा रहे और नून लीग भी नहीं बता रही कि किसको बनाएगी सीएम। देखो, दो चीज़ें साथ साथ आज हुई हैं। मसलन एक तो नाम वही है जो सीएम के लिए पीटीआई की तरफ से चल रहा है, और दूसरा मॉडल टाउन में जो आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है उसमें भी कई चीज़ें तय की गई हैं पंजाब में हुकूमत साजी के लिए। तो पीटीआई की तरफ से इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान अपने मुंह से अभी तक कोई वो वाज़े नाम नहीं निकाल रहे, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़राए से जो सब पे टॉप पे जा रहा है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, वो ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला से सब्तैन खान का नाम है, जो कि पहले भी एमपीए रह चुके हैं। और वो नाम इसलिए लिया जा रहा है, जैसे पहले बताया कि चूँकि अलीम खान केसेस की वजह से थोड़ा सा नाम उनका पीछे चला गया है, तो अलीम खान के वो बहुत करीबी हैं, तो इसलिए सब्तैन खान का नाम बार बार लिया जा रहा है। बाकी नाम आपको पता है जो बार बार आते हैं उनमें से भी किसी की लॉटरी निकल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इजलास नून लीग का हुआ है, तो नून लीग में एक तो ये सोचा गया है कि एक तो नामजद कर दिया गया शहबाज शरीफ को बाकायदा पार्टी की तरफ से कि वो वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए वो इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर ना हुए तो फिर अपोजिशन लीडर के लिए शहबाज शरीफ होंगे। फिर पंजाब असम्बली में सोचा गया कि क्या होगा, तो साद रफीक के पास अभी भी सूबाई असम्बली की सीट है, तो वो एक तगड़े अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, तो इसलिए उनका नाम अपोजिशन लीडर के लिए लिया जा रहा है, जबकि राना मशहूद के स्पीकर के लिए जो है वो नाम लिया जा रहा है। तो इस तरह की एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ ने अपने साथियों से एक बड़ी अजीब सी बात की है कि अगर हमें जो है 10 से 12 बंदे चाहिए तो कोशिश करो कि आजाद अरकान को मिलाओ। तो सब ने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बंदा सियालकोट से ले आए राना लियाकत को, जो कि ऑलरेडी जो है वो बनी गाला में अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। अब सिर्फ अब वो बाकी 12 बंदे कहां से लिए जाए जिनसे नून लीग की तादाद पूरी हो, तो ये बात सबके लिए जो इजलास में बैठे हुए थे उनके लिए हैरान कुन थी कि बड़ी देर के बाद ये ख्याल आया है, जबकि सब पहले लूट मार लगी हुई थी। तो बज़ाहिर सेटअप अपोजिशन का देख रहे हैं, और जो मैंने नाम लिए उन पे गौर हो रहा है कि ये पंजाब असेंबली में इस तरह का सेटअप। अच्छा चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप जरा ये बताइएगा, वजीर आजम तो इमरान खान होंगे, स्पीकर के लिए शाह महमूद कुरैशी का नाम सामने आ रहा है, शेख रशीद को कहा जा रहा है कि दाखिला का कलमदान दिया जाएगा, दीगर के हवाले से क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? खासतौर पे परवेज खटक के हवाले से भी बताइएगा ना। अब चूंकि वो सीएम केपी के नहीं बन रहे तो विफाक में यकीनन उनको कोई अहम ओहदा दिया जाएगा, कुछ पता लग पाया? देखिए, आज मेरी कुछ जराए से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आज
के इजलास में तो इस तरह की बात नहीं हुई। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो मशावरत हो रही है बनी गाला में, और इमरान खान साहब जो हैं वो सारे फैसले खुद कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि शाह महबूब कुरैशी स्पीकर होंगे या आरफ अलवी स्पीकर होंगे या कोई और शख्सियत होगी, मोहम्मद मियाँ सुमरो जो कि सिंध से मुंतखब हुए हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है, उनके लिए भी लॉबिंग हो रही है, क्योंकि इससे पहले वो चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, आज़म भी रह चुके हैं। इसी तरह जो वज़ारत दाखिला की बात है, अब चूँकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब को अरकान कौमी असम्बली की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रिजाइल मेजॉरिटी है, लिहाजा वो परवेज़ खटक साहब को भी ले आए हैं मरकज़ में, असद कैसर साहब के बारे में भी सुना जा रहा है, और जो DI खान से मुंतखब हुए हैं उनको भी ले आए हैं। तो यहाँ भी बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है मुख्तलिफ ओहदों पर, तो वहाँ पर भी परवेज़ खटक साहब भी उम्मीदवार हैं। शेख रशीद साहब ने भी किसी ज़रिए से इमरान खान साहब को बड़ी ख़ास तौर पर 2 बातें कही हैं। एक तो वो वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार हैं, दूसरा जो NA60 में इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन होना है, बल्कि इलेक्शन रुक गया था, वहाँ वो अपने भतीजे को PTI का और अपनी जमात का मुश्तरका उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। उनके ये भतीजे जो हैं वो 2002 में भी हनीफ अब्बासी से ज़िमनी इंतखाब हार गए थे, और इस दफ़ा वो इलेक्शन भी लड़े थे बल्दिया का भी, तो वो उनको लेके आना चाहते हैं। उस मामले में भी जो PTI की मकामी तंजीम है उसका ये कहना है कि शेख रशीद की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर उनके भतीजे जो हैं एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के उम्मीदवार बन के आए तो वो उसको रजिस्ट करेंगे। तो शेख रशीद का मुतालबा जो है न सिर्फ अपने लिए वजारत है बल्कि अपने भतीजे के लिए कौमी असम्बली का टिकट भी है। इसी तरह और बहुत सी अहम शख्सियात हैं जो अपने अपने लिए लॉबिंग कर रही हैं। लेकिन हमारी इतला ये, एक बात आखिरी, हमारे लिए इतला ये है कि शायद ओथ टेकिंग तक इन चीजों पर फैसला ना हो, और जब ओथ टेकिंग हो जाएगी उसके बाद वफाकी काबीना के अरकान जो हैं उनको नैरो डाउन किया जाएगा। बात बताइए, शेख साहब की 1 सीट है और उस पर वो इस हद तक जो है वो चीजें ले रहे हैं तहरीक इंसाफ से। MQM की 6 सीटें हैं, MQM को क्या मिलेगा ये भी बात करेंगे और दीगर मौजूद पर भी बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक सुनेंगे तो फिर बात करेंगे। मुजीब साहब, अब आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये बताइएगा बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमती बनती है, मुख्तलिफ जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं, वजारतें हर कोई जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेने के चक्कर में रहता है। ये बताइएगा सबसे बड़ा मसला है अच्छी गवर्नेंस का, बलूचिस्तान का मसला है अमन व अमान का। सबसे पहले हमने खुद 25 जुलाई को देखा जिस दिन आम इंतखाबात थे, अगर धमाका हुआ तो कोयटा में हुआ। तो अमन व अमान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पीने का पानी का मसला है, सेहत का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। आपको क्या लगता है ये जो अब नया इत्तेहाद तश्कील पाएगा तो ये अमन व अमान का ही मसला हल कर पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त यही है? देखिए अली, इस वक्त जो बलूचिस्तान को जरूरत है वो सही क़यादत और रहनुमाई की है। इस वक्त जो इमरान खान का PTI का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है बलूचिस्तान में, और ये उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो सकेगा जब वो यहाँ पे डोमिनेट कर सकेंगे। इस वक्त PTI डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो तजावीज दे सकती है, वो गुड गवर्नेंस को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। अमन व अमान के हवाले से ये किरदार हुकूमत का है, वो कितनी बोल्ड रहती है, उसको इस दफा आखिरी हद तक जाना होगा अमन के लिए, लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सिर्फ कागजी बयानात से टेलीविजन पे आके दुख भरी दास्तानें सुनाने से मसला नहीं होगा, बोल्ड स्टेप लेने होंगे। और ये उस वक्त मुमकिन है जब आप टेरर फाइनेंसिंग बंद करेंगे, उनके रास्ते बंद करेंगे। बॉर्डर पे तो आपने सिक्योर करना शुरू कर दिया है, फेंसिंग शुरू है, लेकिन जो उनकी फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए कोई अमली इकदाम हमें नहीं नजर आ रहे। यहाँ पे जरूरत है कोई अमली इकदाम टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, उसके लिए FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हरकत में आना होगा। और जो पैसा बाहर से आ रहा है, क्योंकि देखने में यह आया है कि जितने भी लोग पकड़े गए या मारे गए वो कहीं ना कहीं से पैसों के लिए काम कर रहे थे, वो किसी को ज्यादा मिल रहा था, किसी को कम मिल रहा था। अगर ये फाइनेंसिंग बंद हो जाए, अगर ये आदि भी हो जाए तो टेररिज्म को काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन अगर ये पैसे का सिलसिला बंद ना हुआ आने का तो ये बहुत मुश्किल होगा, और इसके लिए कानून साजी की भी जरूरत है। दूसरे जो अहम मसले हैं बलूचिस्तान के, उनमें ग्वादर और CPEC का बड़ा मसला है। यहाँ पे बुनियादी सहूलतों को फराहम करना होगा और लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि ये उन्हीं के लिए। अब तक लोग ये समझ रहे हैं, और ये BNP ने अपने 6 नुकात में कहा भी है, वैसे भी अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि बुनियादी सहूलतें नहीं है लोगों के पास, पानी, बिजली, सेहत की। और आप CPEC के इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। जब मकामी लोगों को हकूक मिलेंगे तो लोगों को यकीन आएगा, और ये उसी वक्त हो सकता है जब PTI इमरान खान इस मामले को संजीदगी से लेंगे, बलूचिस्तान को खुद देखेंगे। अगर वो इस जानिब तवज्जो करेंगे, डे टू डे मामला का जायजा लेते रहेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान भी ठीक हो जाए,
अमन भी हो, तरक्की भी हो, खुशहाली भी आए। ठीक है फरजान, अब आप बताइएगा, आप अपना इनपुट दीजिएगा, आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या होंगे जो केपीके की अब जो नई गवर्नमेंट पीटीआई की आएगी, सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या हैं केपीके के आवाम को? देखिए, सबसे पहले जो मेन मसला चल रहा है वो सीएम का नामजद करना और फिर उसके बाद काबीना की तश्कील है। उसमें मैं आम आदमी की जिंदगी की बात करूं फरजाना, आम आदमी की जिंदगी का जो मसला है वो क्या है इस वक्त? मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर हुकूमत इसी तरह, आपने देखा कि पिछली हुकूमत में भी यही हुआ, अगरचे मखलूत हुकूमत थी लेकिन जो मेन मसले हुए वो तहरीक इंसाफ के अंदर से हुए। तो जब आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो लोगों को कैसे डिलीवर करेंगे? तो सबसे पहले खान साहब को अपने सारे लोगों को, कल वो आ भी रहे हैं, सारे लोगों को एतमाद में लें, उनको बिठाएं। नाराजगियां बहुत ज्यादा अरूज पर पहुंच चुकी हैं, उसको खत्म करना होगा, सबको एक पेज पर लाना होगा। और उसके बाद मैं कई दफा पहले भी जिक्र कर चुकी हूं कि बहुत जबरदस्त कानून साजी हो चुकी है, अब उसका अमली इकदाम करने हैं। सेहत की पहले भी बहुत अच्छे चीजें हो चुकी हैं, उनको आगे लेकर चलना है। एजुकेशन काफी हद तक इंप्रूवमेंट आई है, उसको अब मुकम्मल करना है उन मंसूबों को। अच्छा, पुलिस का आपको पता है, हमारी खैबर की पुलिस तो हमेशा से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जो कवानीन वगैरह बनाए गए और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, अगरचे उस पर बहुत सारे लोगों को थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन उसको भी ठीक किया जा सकता है और वो मजीद बेहतर हो सकती है। इसी तरह सबसे पहले मेरा ख्याल में वो जो एहतसाब वाला मसला है वो ताले खोलें, उसको एहतसाब के दायरे में सबको लेके आए। फिर बुनियादी सहूलतें हैं, बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं है, तो जो है वो मुकम्मल अपनी हुकूमत है, तो एहतसाब कमीशन जो है वो फाल तरीके से किरदार अदा कर सकता है। जी, पीडो के अंदर जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, छोटेपन, बिजली घर बन चुके हैं, उनको पूरा करना है। मतलब वो 360 वाली जो बात थी वो उनको अब पूरा करना है, मजीद बनाने हैं। तो इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके भी बहुत आपने तफसीलन बता दिया कि क्या कुछ करना चाहिए आने वाली हुकूमत को। अब तारिक साहब आपकी तरफ आऊंगा, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, शेख रशीद साहब फकत एक सीट रख के इतना कुछ मांग रहे हैं, एक तो वजारत ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपने कहा कि अपने भांजे के लिए NS-60 पर ज़िमनी इंतखाब में हिमायत भी मांग रहे हैं पीटीआई से। तो पीटीआई क्या अगले जितना भी अरसा हुकूमत करेगी, क्या इसी तमाम तर सूरत हाल में घिरी रहेगी, यही चैलेंजेस रहेंगे या कुछ दीगर काम भी कर पाएगी? जी, जाहिर है जब किसी जमात को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, मेजॉरिटी बहुत फ्रेजाइल हो और किसी जमात की हुकूमत जो है 6-7 छोटे छोटे ग्रुपों, मुस्लिम लीग काफ, BNP, BAP, शेख रशीद, मुस्लिम लीग काफ, MKM, इनके मरूने मिन्नत होगी तो जाहिर है उसको हर रोज़ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, उसको अपने थादियों की बातें मानना पड़ेंगी, थादियों के जो बारगेन पावर होगी उसके सामने झुकना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कहीं ट्रबल आएगी, कानून साजी आएगी, कानून साजी का मरहला आएगा तो उनको कौमी असम्बली में दुश्वारियाँ होंगी और सेनेट में दुश्वारियाँ होंगी। मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि सेनेट में 80-84 के करीब जो है इस वक्त जो फ्यूचर की अपोजिशन होगी उसके अरकान की तादाद है, तो कितनी मुश्किल होगी। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मरकज़ और पंजाब में पीटीआई को जो नातजर्बेकारी है, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है। जो लोग पंजाब में या मरकज़ में तजर्बेकार हैं, जिनका कोई तजर्बा है, वो या तो ज़ेरे गौर नहीं है या फिर ये है कि वो कहीं पिछली सीट पे बैठे हैं। जो लोग नए हैं उनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, डेडिकेशन है, दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है जिस तरह की पंजाब में परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ साहब की थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद 129 सीटें ली पंजाब में, तो उनकी बनाई जो स्पीड है, उनके बनाए हुए जो म्यार हैं, उनके बनाए हुए जो बेंच मार्क हैं, उसको अचीव करना नहीं बल्कि उसको बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये मरकज में भी और पंजाब में पीटीआई के लिए दोनों जगह पर चैलेंज है। सही है। अनवर साहब, आप अपने इनपुट क्या देंगे, क्या चैलेंजेस होंगे अगली पंजाब हुकूमत को? क्योंकि लग यही रहा है कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो जिस तरीके से चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो बेंचमार्क सेट कर दिया है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, क्या पीटीआई की हुकूमत उसको अचीव कर पाएगी, उसको बरकरार रख पाएगी? यकीनन पंजाब के वैसे तो एक लंबी लिस्ट है मसाइल की, जिसके लिए बहुत वक्त थोड़ा है। मैं 1-2 की निशानदेही कर सकता हूं कि जो लोगों के मुतालबात हैं अगर वो पीटीआई कर ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसलिए पूरे पंजाब के मसाइल लाहौर में हल होते हैं। तमाम सेक्रेटेरिएट लाहौर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटियां लाहौर में है, अदालतों के काम लाहौर में है। तो उसके लिए ये मुतालबा भी है लोगों का कि जनूबी पंजाब और उस हिस्से में कम अज़ कम हर महकमे के सब सेक्रेटेरिएट बना दिए जाएं। एक तो ये सबसे, जब तक सूबा नहीं बनता, सूबे को बनते हुए बड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा मैं मुख्तसर बात करूँगा कि जो तरक्की का अमल है वो ईरान के साबिक सदर अहमदीनेजाद ने शुरू किया था कि आप लाहौर और 3 बड़े शहरों
से बजट शुरू करते हैं और वो दरिया रावी और शहर के हदूद तक जाके ख़त्म हो जाता है तो बाकी सूबे के लिए बजट नहीं बचता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये चाहिए कि हर बजट को देहातों से शुरू करके शहरों की तरफ लेके आए तो तरक्की में बैलेंस नजर आएगा। पैदा जो काम है तरक्याती काम उनमें बैलेंस नजर आ जाएगा। ये दो ऐसे बेसिक इशू हैं जिससे तब्दीली अनवर साहब, चूंकि वक्त थोड़ा कम रह गया है, चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा और चाहूंगा शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। ये आज जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ देखने में आया है, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के काबिल तो है, आपको क्या लगता है कदम मजबूत रहेंगे? जो कुछ अब अदालती मामलात हैं, FIA में पेशी है, नैब एक्टिव हो गया है। देखिए, हुकूमत साजी जो है पीपल्स पार्टी का हक है और जहाँ तक नैब के मुकदमात का ताल्लुक है तो वो कानून है। पीपल्स पार्टी की जो शख्सियात कानून के शिकंजे में आती हैं या कानून के दायरे में आती हैं, FIA हो तो उनको वो भी भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक हुकूमत है मेरे ख्याल वो भी बनेगी, क्योंकि हुकूमत जो है उसने अवाम से वोट लिए हैं और जो नैब का ताल्लुक है, जो एहतसाब का मामला है, वो इन हालात का तकाजा है। तो मेरा ख्याल है एहतसाब और हुकूमत इंतखाब सारे इकट्ठे साथ साथ चलते रहेंगे और चलने चाहिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए और जिस पर इंतखाब हो गया अब एहतसाब भी होगा। अनवर साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एहतसाब के इशारे तो नज़र आने शुरू हो गए हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी जिक्र किया था कि कोई खुशफहमी में न रहे कि कोई किसी का साथ रहेगा या हुकूमत साजी में पीछे हट के ताउन करेगा। तो हमारे कहने की वजह से एहतसाब हो रहा है। अब आप यही समझें PTI का ये नारा था, तो यकीनन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो ये सारा कुछ हुकूमत साजी के बाद बहुत तेजी से होगा और आवाम का मुतालबा जरूर होना चाहिए। अलियाबत, हम ये क्रेडिट क्यों ना लें कि ये सब कुछ हमारे कहने पे हो रहा है? चले आप ले लें। ठीक है, हम सब ले लें, हम सब, मतलब आप ले लें, हम सब ले लें। फरजाना, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, गवर्नेंस अपनी जगह, हुकूमत भी चलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एहतसाब होना चाहिए और कड़ा एहतसाब होना चाहिए और सबका होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का नहीं होना। बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है कड़े एहतसाब पे। मुजीब भाई, आप क्या कहेंगे? मेरिट पे। जी मुजीब भाई, जो हमारे बजट का 90% हिस्सा है वो वैसे ही खाया जाता है, 10% भी आवाम पे नहीं लगता। अगर ये भी लगना शुरू हो जाए तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। हमें इंसाफ की शदीद जरूरत है और उम्मीद भी है कि इस दफा शायद आप ये वाला फॉर्मूला तो ना देना कि 90% भले से खा लिया जाए, 10% लगा दिया जाए। बहरहाल पूरा का पूरा लगना चाहिए, क्योंकि अब इमरान खान कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान होगा, एहतसाब होगा, मेरिट पर जो है वो काम होगा। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मुजीब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरजान, शुक्रिया। अनवर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद थे। तारिक चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल मेरिट की पाबंदी, सादा जिंदगी, इमरान खान ने आज ये नारे तो लगाए हैं, नारे अच्छे हैं लेकिन इस पर अमल भी होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत।